नमस्कार। भारत गाथा के आज के भाग में मैं लेकर आई हूँ महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की गाथा। आर्यभट्ट भारतीय गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में चमकते हुए नक्षत्र हैं जो संपूर्ण विश्व के गणित और खगोल शास्त्र में पढ़ाए जाते हैं। आर्यभट्ट भारतीय मनीषा और विद्वता के प्रतिनिधि विद्वान हैं। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने गणित और खगोल शास्त्र की महान पुस्तक आर्यभट्टीय की रचना की। जब पश्चिमी शक्तियां भारत में आईं तो उन्होंने भारत को सपेरों और नटों का देश कहा, जहां ज्ञान और विज्ञान का बिल्कुल विकास नहीं हुआ था। लेकिन जब भारत में पुनः जागरण हुआ तो यह धारणा गलत सिद्ध हुई और सिद्ध हुआ कि पश्चिम ने भारत से बहुत कुछ सीखा है और फिर उसी को अपने रंग में रंग कर भारतीयों के सामने प्रस्तुत कर उसे अपना बताने की कोशिश की है। गणित और अंकमाला का विकास सबसे पहले भारत में ही हुआ था और वहाँ से अरब देश के विद्वानों ने इसे सीखा। इसलिए वहाँ अंकमाला को आज भी हिंदसा या हिंदिस्त कहते हैं। इब्न वशिया, अल बरूनी, अल मसूदी जैसे अरब देश के लेखकों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने गणित और अंकमाला का ज्ञान भारत से ही प्राप्त किया है और फिर पश्चिम के देशों ने अरबों से इसे सीखा और अंकमाला को अरेबिक न्यूमरल्स कहने लगे। ज़ीरो का आविष्कार भी सबसे पहले भारत में ही हुआ था और अरबों ने भारत से इसे सीखकर यूरोप में फैलाया। एलजेब्रा में भारतीय और यूनानी दोनों का योगदान रहा, लेकिन पश्चिमी देशों में उसका ज्ञान यूनान से नहीं अरबों से मिला और अरबों को यह ज्ञान भारतीयों से प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि वैदिक काल में रचित ग्रंथ सुलभ सूत्र में ज्यामिति का वर्णन मिलता है। भारतीय गणित और खगोल शास्त्र में जो प्रगति हुई उसकी शुरुआत तो वैदिक काल में ही हो गई थी, लेकिन उसे सबसे मजबूत आधार प्रदान किया आर्यभट्टीय के लेखक महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, जिनका जन्म तत्कालीन कुसुमपुर में हुआ था, जिसे आजकल पटना कहा जाता है। हालांकि उनके जन्म स्थान को लेकर विवाद है, क्योंकि बाद के विद्वानों ने उनके जन्म स्थान को महाराष्ट्र के अशमक, तो कुछ लोगों ने उसे केरल के ताम्रवत्तम, तो कुछ ने कर्नाटक के अस्मक को बताया है। लेकिन उन्होंने अपनी रचना आर्यभट्टीय में स्वयं लिखा है कि उनका जन्म स्थान कुसुमपुर अर्थात पटना है। उन्होंने अपनी जन्म तिथि शक संवत 398 बताई है। उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था और सिर्फ 23 वर्ष की आयु में 499 ईस्वी में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टियम की रचना की। वे नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और बाद में वहीं शिक्षक और कुलपति भी बने। हालांकि शून्य की खोज भारत में ही हुई थी और आर्यभट्ट से पहले ही एक भारतीय गणितज्ञ ने इसे खोजा था, लेकिन गणित में आर्यभट्ट ने शून्य का व्यापक प्रयोग किया और उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टीय में अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, जो सर्किल, ट्राइंगुलर, चतुर्भुज और ठोसों के बारे में विस्तार से बताता है। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टीय में सर्किल के एरिया को निकालने का सूत्र भी दिया गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में उनका कहना है कि यह आधार और समान कोटि के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। पाई की वैल्यू उन्होंने 22/7 अर्थात 3.1416 बताया, जो आज के समय में भी लगभग शुद्धतम है। आर्यभट्ट ने अंक संख्याओं का उल्लेख करने के लिए गणना की डेसिमल सिस्टम का प्रयोग किया है। यह प्रथम 9 संख्याओं के प्लेस वैल्यू और 0 के प्रयोग पर आधारित है। आर्यभट्ट ने दश गीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र नामक 3 ग्रंथों की रचना की। आर्यभट्टीय 4 अध्यायों में विभाजित है। पहला अध्याय है गीतिकपाद, दूसरा है गणितपाद, तीसरा है काल क्रियापाद और चौथा अध्याय है गोलपाद। इस ग्रंथ में रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल जैसी गणित की बातों के अलावा खगोल शास्त्र की गणना है
और अंतरिक्ष से संबंधित बातों का भी समावेश है। आज भी हिंदू पंचांग तैयार करने में इस ग्रंथ की मदद ली जाती है। आर्यभट्ट ने सूर्य से विविध ग्रहों की दूरी के बारे में बताया है, जो आजकल के माप से लगभग समान हैं। आर्यभट्ट ने अलेक्जेंड्रिया और यूनानी सिद्धांतों का अध्ययन किया और भारतीय ग्रंथों और पद्धतियों का भी, लेकिन उन्होंने किसी का भी अंधानुकरण नहीं किया और सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अपने निष्कर्षों का प्रतिपादन किया। वे स्वयं लिखते हैं कि मैंने खगोलीय सिद्धांतों के सच्चे झूठे समुद्र में गहरी डुबकी लगाई तथा बुद्धि रूपी नौका के माध्यम से सच्चे ज्ञान का मूल्यवान मणि का उद्घाटन किया। उनके निष्कर्ष स्वयं के अनुभवों और प्रयोगों पर आधारित थे। उनके मन में भारतीय धर्म शास्त्रों, श्रुति, स्मृति, पुराण के प्रति सम्मान था। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया के खगोल संप्रदाय का भी अध्ययन किया था। पाश्चात्य जगत कोपरनिकस को ब्रह्मांड के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का खोजकर्ता मानता है, जिसके अनुसार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपने अक्ष पर घूमते हैं, जबकि इसके शताब्दियों पूर्व भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने इस सिद्धांत का पता लगाकर ब्रह्मांड की गतिविधियों का केंद्र सूर्य को घोषित कर दिया था। उन्होंने सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य का परिभ्रमण भी करती है, जबकि सूर्य स्थिर रहता है। उन्होंने ही खगोल शास्त्र को गणित से एक अलग शास्त्र के रूप में प्रतिस्थापित किया। आधुनिक खगोल शास्त्री टॉलमी में वर्ष की लंबाई 365.2631,579 दिन की बताई है, जो आज मान्य है, लेकिन टॉलमी शताब्दियों पहले आर्यभट्ट ने वर्ष की लंबाई 365.258680 दिनों की बताई और जो टॉलमी द्वारा बताई गई अवधि के बिल्कुल ही नज़दीक है। उन्होंने यह मत दिया कि चंद्र या सूर्य ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने से या सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से लगते हैं। वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण का पता लगाया। उन्होंने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज शुद्धतम है। आर्यभट्ट पहले ऐसे खगोल शास्त्री थे जिन्होंने यह खोज की कि पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष के चारों ओर परिभ्रमण करती है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है। चंद्रमा और दूसरे ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। उन्होंने साइन फंक्शंस का भी पता लगाया था और खगोल में उसका उपयोग किया था। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्यभट्ट ने उपलब्धियाँ और अन्वेषण उस समय प्राप्त किए जब ना तो टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ था और ना ही उन्नत वैज्ञानिक संसाधन थे जो डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं। उन्होंने खुद ही छोटे छोटे उपकरण विकसित किए और उनके माध्यम से खगोल शास्त्र और गणित के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। खगोल विज्ञान और गणित के पुरोधा को मेरा शतशत नमन।